वेलकम ऑल। तो देखिए, ये वाली वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पे यूनिट नंबर 8 की, जो आपका लास्ट यूनिट है। पहले ये वाले यूनिट की काफ़ी डिमांड है एस्पेरेंट्स की तरफ से। इसके बाद आपका जो रिमेनिंग पार्ट है वो हो जाएगा, इनके आपका यूनिट 7 जो हमारा पेंडिंग है। नाउ देखिए, अगर मैं ये वाले यूनिट की बात करूँ, कितना वेटेज यहाँ पे कैरी कर रहा है, 5 मार्क्स। नाउ इसमें आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, सपोर्ट्स मेडिसिन क्या होता है, देन इम्पोर्टेंस क्या होती है इसकी, डोपिंग क्या होती है हमारे पास, फिर सपोर्ट्स रिलेटेड इंजरीज़ को हम कैसे प्रिवेंट करें, हीट रिलेटेड इलनेस क्या होती है, अच्छा डिहाइड्रेशन, हीट स्ट्रोक एंड एस्थमा, देन डेंडिनाइट्स एंड सिट्रस फ्रैक्चर हमारे पास क्या होता है, ये सब चीज़ें पूछी जाती है। नाउ कमिंग टू मेन टॉपिक, देखिए यहाँ पे सपोर्ट्स मेडिसिन की अगर हम बात करें, सपोर्ट्स मेडिसिन बेसिकली एक फील्ड हमारे पास है मेडिकल साइंस का, जो कि बेसिकली फोकस करता है किन के ऊपर, मतलब इंजरीज़ के ऊपर वाइल प्लेइंग दिस सपोर्ट, या फिर जो एक सपोर्ट्स पर्सन होता है उसकी फ़िटनेस के रिगार्डिंग बेसिकली यहाँ पे इम्पोर्टेंस दी जाती है। एंड होता क्या है, अगर हम जो इंजरीज़ वगैरह हैं सपोर्ट्स पर्सन की, इनको प्रिवेंट करें, क्योंकि इंजरीज़ तो होनी ही होनी है ना, कोशिश करनी है पहली बात इनको प्रिवेंट करनी। देन अगर अब इंजरी हो रही है, अब इसको क्या करना है, अब इसको मतलब इमीडिएट एक्शन इसका लेना है, इनकी फ़र्स्ट एड वगैरह पहले यूज़ करना है, देन रिहेबिलिटेशन में जाना होगा, ताकि ये बंदा जल्द से जल्द क्या करे, रिकवर करे इन लेसर अमाउंट ऑफ टाइम। सो इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, सपोर्ट्स मेडिसिन। नाउ इम्पॉर्टेंस क्या है सपोर्ट्स मेडिसिन की, देखिए आप यहाँ पे खुद समझिए। इट हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग इंजरीज, यानी कि इंजरीज, या फिर ये बेसिकली फोकस करता है कंडीशनिंग के ऊपर। एंड साथ ही में जो एक सपोर्ट्स पर्सन होता है, इसकी रिहेबिलिटेशन मतलब जब ये बेसिकली मतलब एक गेम से आइसोलेट होता है, फॉर एग्जांपल किसी भी खिलाड़ी की इंजरी होती है एंड जब वो गेम से बाहर रहता है, सो उसके ऊपर मतलब मेंटल स्ट्रेस कितना होगा या फिर बाकी स्ट्रेस कितने होंगे, सो उस टाइम उसको रिहेबिलिटेशन में या फिर आइसोलेशन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। फिर इट हेल्प्स इन डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ वाइड रेंज ऑफ सपोर्ट्स रिलेटेड इंजरीज। अच्छा, ट्रीटमेंट में इंक्लूड फिजिकल थेरेपी, मेडिकेशन या फिर सर्जरी, डिपेंडिंग अपॉन द सिवेरिटी ऑफ इंजरी। सो बेसिकली ये हेल्प करता है, कोई भी फॉर एग्जांपल खिलाड़ी अगर इंजर्ड होता है या फिर कोई भी सपोर्ट्स पर्सन इंजर्ड होता है, सो बेसिकली ये हेल्प करता है पहले डायग्नोसिस में, यानी कि इसमें बेसिकली क्या मसला है, कौन सी इंजरी हुई है, फिर अगर जब इंजरी का पता लग जाता है, फिर इसके बाद क्या होगी, ट्रीटमेंट होगी। नाउ ट्रीटमेंट में क्या क्या हो सकता है, यहाँ पे फिजिकल थेरेपी हो सकती है एक फिजियोथेरेपिस्ट की कंसिड्रेशन में, फिर मेडिकेशन, दवाई, या फिर सर्जरी। बेसिकली लास्ट ऑप्शन यहाँ पे होता है अगर सर्जरी किसी खिलाड़ी की करनी पड़ी यहाँ पे। देन इट प्रोवाइड्स एथलीट्स विद गाइडेंस ऑन न्यूट्रिशन, हाइड्रेशन एंड फिजियोलॉजी। साथ ही में जो सपोर्ट्स मेडिसिन है ना, इसका काम क्या है कि जो कोई भी खिलाड़ी होता है उसका अपना एक डाइट चार्ट होता है, उसका एक अपना न्यूट्रिशनिस्ट होता है, जो कि उसको ये रिकमेंड करता है कि आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना है, एंड कितने न्यूट्रंट्स आपको एक दिन में लेने हैं, साथ ही में आपको कितना हाइड्रेटेड रहना है, एंड उसकी बॉडी के रिगार्डिंग भी यहाँ पे बात होती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट, जो सपोर्ट्स मेडिसिन है ये हेल्प करता है एक खिलाड़ी को स्ट्रेस या फिर वर्कलोड मैनेज करने में, साथ ही में एंग्जाइटी एंड साथ ही में अदर जो भी मेंटल इश्यूज होते हैं उनमें भी ये हेल्प करता है। समझ में आया होगा। सो यह है बेसिकली ओवरऑल इंपॉर्टेंस, जो भी चीज़ें आप इमेजिन कर सकते हो। नाउ डोपिंग, बात करेंगे हम डोपिंग की। नाउ डोपिंग बेसिकली होती क्या है, डोपिंग इज सिंपली, अगर कोई भी खिलाड़ी क्या करता है, कोई भी खिलाड़ी ड्रग्स लेता है, ड्रग्स किसी भी फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में, लाइक यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इंजेक्शन की फॉर्म में एक खिलाड़ी ड्रग ले सकता है। अब ड्रग क्यों लिए जाते हैं, ड्रग क्यों लिए जाते हैं, ताकि फॉर एग्जांपल कोई भी खिलाड़ी क्या करे, अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करे। इम्प्रूव कैसे करे, फॉर एग्जांपल उसको फैटीग होगा ही नहीं वाइल प्लेइंग दिस सपोर्ट। मतलब अगर कोई खिलाड़ी फॉर एग्जांपल 5 ओवर डाल रहा है, अगर कोई बंदा ड्रग लेगा वो 20 ओवर डालेगा उसी इंटेंसिटी के साथ, क्योंकि उसको पता ही नहीं है, उसके माइंड तक ये सिग्नल जाता ही नहीं है कि यू आर फैटीग, आप में फैटीग आ चुका है, आप थक चुके हो। सो बेसिकली ये काम करता है ड्रग। एंड इसी चीज़ को अगर कोई खिलाड़ी ड्रग लेता है, इसी प्रोसेस को या फिर इसके लिए एक सेपरेट टर्म यूज़ की जाती है, दैट इज़ डोपिंग। सो इन competitive sports डोपिंग इज़ द यूज़ ऑफ बैनड एथलेटिक परफॉर्मेंस इन्हांसिंग ड्रग्स, जिनको क्या बोला जाता है, पीईडीज।
PEDs जिनको बोला जाता है, यानी कि ये एक एथलीट की परफॉर्मेंस को बढ़ाते हैं। अच्छा, क्योंकि ये हमारे पास क्या होता है, एक टाइप की चीटिंग, यानी कि कोई भी खिलाड़ी अगर फॉर एग्जांपल इसमें इन्वॉल्व होगा, उसके ऊपर एक तो कार्रवाई होगी, साथ ही में वो बैन भी फेस कर सकता है। द टर्म डोपिंग इज़ वाइडली यूज्ड बाय ऑर्गेनाइजेशंस टू रेगुलेट सपोर्टिंग कंपटिशनर्स, एंड इसको बेसिकली अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस यूज़ करती हैं इस वर्ड को, ताकि सपोर्टिंग कंपटिशनर्स जो हैं उनको क्या करें, रेगुलेट करें। अच्छा, नाउ यहाँ पे ऑलरेडी मैंने आपको बोला कि ये जो हमारे पास डोपिंग वगैरह होती है, ये बेसिकली क्या माना जाता है, इसको माना जाता है अनएथिकल, क्योंकि ये बेसिकली एक टाइप की चीटिंग होती है, जहाँ पे एक स्पोर्ट्स पर्सन अपनी जो परफॉर्मेंस है उसको क्या करता है, उसको इम्प्रूव करता है। स्पेशली जो एथलीट्स होते हैं, जो रनिंग वगैरह में होते हैं या फिर वेट लिफ्टिंग में, वो ज़्यादा ये चीज़ें करते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी को मतलब उनके ब्रेन तक ये सिग्नल ही नहीं जाता है कि हमने फॉर एग्जांपल 20 किलोमीटर रेस की है, 30 किलोमीटर, वो 1000 किलोमीटर भी दौड़ेंगे, इतना मतलब इनका इम्पैक्ट होता है हमारे माइंड के ऊपर। सो एंड इट इज़ प्रोहिबिटेड बाय मोस्ट इंटरनेशनल सपोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन। ये जो डोपिंग वगैरह होती है, इसको प्रोहिबिट किया गया है या फिर बैन किया गया है, इंक्लूडिंग जो ओलंपिक कमेटी हमारे पास है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी IOC, इन्होंने भी इसको क्या किया है, इसको बैन किया है, क्योंकि बेसिकली ये एक टाइप की चीटिंग हमारे पास है एंड अनएथिकल है, या फिर ये बेसिकली एक इमोरल एक्टिविटी है जहाँ पे एक एथलीट इन्वॉल्व हो जाता है। नाउ हिस्ट्री ऑफ डोपिंग की अगर हम बात करें, हिस्ट्री में सिंपली आपको क्या मिलेगा कि बेसिकली डोपिंग आज के ही टाइम नहीं देखी जाती है, ये एंशंट टाइम से भी देखी जाती है, जब ग्रीस से बेसिकली ओलंपिक्स की शुरुआत हुई, एंड वहाँ पे जितने भी ओलंपियंस वगैरह होते थे, वो बेसिकली क्या करते थे, मतलब सभी नहीं, मतलब मिनिमम यहाँ पे खिलाड़ी इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, वो बेसिकली चीटिंग करते थे एंड अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करते थे। इवन कि एंशंट रोम जो हमारे पास है, वहाँ पे भी जब रेसिंग वगैरह होती थी, वहाँ पे भी खिलाड़ी क्या करते थे, डोपिंग का यूज़ करते थे। अच्छा, सिमिलरली अगर हम मॉडर्न टाइम्स की बात करें, आज के टाइम में क्रिकेट की या फिर किसी भी खेल की, डोपिंग इज स्टिल इन्वॉल्व, एंड अगर कोई भी खिलाड़ी इसमें पाया जाता है, ही फेसेस सीवियर एक्शन, एंड IOC जो हमारे पास है, इन्होंने पहले इसके रिगार्डिंग क्या किया, इसके रिगार्डिंग एक स्ट्रिक्ट एक्शन लिया एंड बैन किया डोपिंग को, कब, 1967 में, किन्होंने, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने। देन वाडा की अगर हम बात करें, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, अगर आपने नाम सुना होगा कभी भी, अगर आप किसी भी स्पोर्ट्स के रिलेटेड होंगे, ये नाम आपने सुने होंगे बेसिकली। वाडा की अगर हम बात करें, वाडा इस्टेब्लिश किया गया 99 में, एंड आजकल यही बेसिकली देखता है पूरी डोपिंग को, यानी कि कोई भी खिलाड़ी डोपिंग में इन्वॉल्व है, उसके ऊपर कौन सी कार्रवाई होगी या फिर किस टाइप के ड्रग्स उसने लिए होंगे, सब चीज़ें यही फिर आइडेंटिफाई करते हैं, कौन, वाडा वाले। नाउ इफेक्ट्स ऑफ डोपिंग की अगर हम बात करें, देखिए पहली बात तो ये एक अनएथिकल या फिर एक स्पोर्ट्समैनशिप को ये बेसिकली नहीं दर्शाता है, ये बेसिकली एक फॉर्म ऑफ चीटिंग होती है हमारे पास। सो इसमें क्या होता है, यहाँ पे लाइफ टाइम बैन होता है स्पोर्ट्स पर्सन के ऊपर, एंड देखा होगा आपने, मतलब रिसेंट क्रिकेट में भी, फॉर एग्जांपल पृथ्वी शा की अगर हम बात करें, इंडियन क्रिकेटर, ये भी डोपिंग में पाए गए थे, एंड होता क्या है फिर, ये जो डोपिंग होती है, पहला इम्पैक्ट तो ये, आपको लाइफ टाइम बैन या फिर आपका टर्मिनेशन हो सकता है किसी भी सपोर्ट से। फिर ये बेसिकली फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी को भी इम्पैक्ट करता है। फॉर एग्जांपल ये जो खिलाड़ी है, इनका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, जब ये क्रिकेट खेलेंगे इनको पैसे मिलेंगे, जब ये क्रिकेट नहीं खेलेंगे क्योंकि इनके पास अदर ऑप्शंस भी नहीं होते हैं। फिर अगर ये चीटिंग में पाए गए, सो मीडिया वगैरह ये बेसिकली क्या करता है, ये इनको क्रिटिसाइज करता है एंड इनको साइड में कोई जॉब ही नहीं देगा, क्योंकि कोई भी स्पॉन्सर नहीं चाहेगा कि उनकी रेपुटेशन जो है वो डाउन हो जाए। सो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इनकी डाउन हो जाती है, एंड जो भी बेसिकली सपोर्ट्स पर्सन इसमें पाए जाते हैं, उनके कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं वो छीने जाते हैं, उनसे स्पॉन्सरशिप्स छीने जाते हैं, या फिर जो भी इनकी गवर्नमेंट सैलरीज आती है, फंडिंग आती है, वो भी इनसे छीनी जाती है। अच्छा, साथ ही में होता क्या है, फॉर एग्जांपल इन्हीं पृथ्वी शाही की अगर हम यहाँ पे बात करें, देखिए फिर बंदा क्या होता है, जब आप इन चीज़ों में डोपिंग वगैरह में इन्वॉल्व हो गए, आप पे एक टाइम बैन हो गया, फिर
आपकी फाइनेंशियल या फिर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी डाउन हुई, आप फिर इमोरल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हो, आप अगेन ड्रग्स की तरफ जाते हो, या फिर अगेन आप लड़ाई झगड़े में इन्वॉल्व हो जाते हो। सो ये हैं डोपिंग के इम्पैक्ट। आप ढेर सारे लिख सकते हो, जितने भी आपको बेसिकली आपके माइंड में आ जाए, या फिर जितना भी कॉन्सेप्ट आपके माइंड में छप जाए। अच्छा, साथ ही में इतना ही नहीं, देखिए फिर अपनी हेल्थ के ऊपर भी यहाँ पे इश्यूज आते हैं, लाइक हाइपरटेंशन, थायराइड प्रॉब्लम, या फिर हार्ट प्रॉब्लम, या फिर विजन प्रॉब्लम, जो भी बेसिकली इन ड्रग्स में इन्वॉल्व होगा। एंड ये एक अच्छा मैसेज जो आने वाला यूथ होता है कंट्री का, उनके लिए एक अच्छा मैसेज या फिर अच्छा सिग्नल नहीं जाता है। सो इसीलिए डोपिंग के काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट्स हैं। नाउ ड्रग्स यूज्ड इन डोपिंग, देखिए क्या क्या ड्रग यूज़ किया जाता है। स्टिमुलेंट, नार्कोटिक एनाल्जेसिक, एनाबॉलिक स्टेरॉयड, बीटा ब्लॉकर्स एंड डाययूरेटिक्स। सो यहाँ पे कोकीन, निकोटीन, मॉर्फिन, हीरोइन, टेस्टोस्टेरोन, नेंड्रोलोन, या फिर प्रोपेनोलॉल, ये सब चीज़ें आप एग्जांपल दे सकते हो अगर आपको एग्जामिनर पूछे, बट इस क्वेश्चन के उतने ज़्यादा चांसेस नहीं हैं। बट डोपिंग जो है, डोपिंग के ऊपर आपसे पूछा जाएगा, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन डोपिंग या फिर एक्सप्लेन डोपिंग। नेक्स्ट हमारे पास है फर्स्ट एड। फर्स्ट एड की अगर हम बात करें, सभी को पता होगा एंड सभी के घर में बेसिकली एक फ़र्स्ट एड किट होती है। जब भी किसी को फॉर एग्जांपल घर में कोई भी चोट आती है, सो उसको बेसिकली क्या किया जाता है, फर्स्ट उसको एक हमारे पास फर्स्ट एड किट होती है, वहाँ से जो भी दवाई हमारे पास होती है वो इनिशियल ट्रीटमेंट दी जाती है बिफोर रीचिंग दी मैन डॉक्टर, या फिर बिफोर रीचिंग दी मेडिकल सर्विसेज। क्योंकि हमें क्या करना है, हमें इमीडिएटली एक्शन लेना पड़ता है, क्योंकि फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल लेट हमारी कुछ डिस्टेंस पे होगा, 1 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, जब तक ना उधर हम पहुंच जाए, जब तक ना मेडिकल बेसिकली फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो, तब तक हमें क्या करना है, तब तक हमें बंदे को क्या करना है, फर्स्ट एड ही देना है। ना फर्स्ट एड इज़ दी प्रोविजन ऑफ इनिशियल केयर फॉर ए इंजरी या फिर इलनेस। कोई भी इंजरी हुई या फिर कोई भी इलनेस हुई, सो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको तुरंत कार्रवाई होगी एंड आपको इनिशियल केयर मिलेगा बिफोर रीचिंग दी मैन डॉक्टर या फिर कोई प्रोफेशनल पर्सन, जब तक ना आ जाए या फिर उनको आप रीच आउट ना करो। अच्छा, ये जो फर्स्ट एड होता है बेसिकली जनरली इसको कौन परफॉर्म करते हैं, नॉन एक्सपर्ट्स, यानी कि कोई भी घर का कोई भी बंदा या फिर फील्ड पे कोई भी बंदा ये इसको परफॉर्म कर सकता है। एंड ये बेसिकली क्या इंक्लूड करता है, राइस मेथड, जो आपने 11th में भी पढ़ा था, जो हमने अच्छे से देखा था। राइस मेथड में क्या होता है, आर स्टैंड्स फॉर रेस्ट, यानी कि पहले इस बंदे को रेस्ट देना है, फिर थोड़ी बहुत आइसिंग करनी है, लेट, फिर कंप्रेशन यानी कि बैंडेज वगैरह भी हम इसको पहना सकते हैं, फिर एलिवेशन। सो ये सब चीज़ें हमारे पास इसमें इन्वॉल्व हैं। अच्छा, एम्स ऑफ फर्स्ट एड, देखिए फर्स्ट एड के एम्स क्या है। पहला ही एम कि इमीडिएटली सेव दी लाइफ, यानी कि कोई भी लाइफ है, फॉर एग्जांपल किसी भी बंदे को इमीडिएट चोट आई या फिर चोट आई, सडन चोट आई, उसको क्या करना है, इमीडिएटली हेल्प करना है। या फिर फॉर एग्जांपल किसी का ब्लड फ्लो हो रहा है, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, बैंडेज का यूज़ कर सकते हैं एंड इसको कंप्रेस करके फॉर एग्जांपल ब्लड फ्लो जो है वो हम क्या कर सकते हैं, वो हम स्टॉप कर सकते हैं, ताकि इस बंदे का ब्लड लॉस ना हो जाए एंड ये बेसिकली बच जाए। फिर टू प्रिवेंट दी फर्दर डैमेज और हार्म, एंड साथ ही में फॉर एग्जांपल इंजरी तो हुई या फिर इलनेस तो हुई, अब हमें फर्दर डैमेज, फॉर एग्जांपल डॉक्टर को रीच आउट करने में हमें 20 मिनट्स लगेंगे, इन 20 मिनट्स में हमें क्या करना है, फर्दर डैमेज को बचाना है। देन टू प्रमोट दी रिकवरी फ्रॉम इंजरी और इलनेस, साथ ही में ये जो हमारे पास फर्स्ट एड होता है ये आपको हेल्प करता है किसी भी इंजरी या इलनेस से रिकवर करने में। नाउ रिहैबिलिटेशन इन सपोर्ट्स इंजरीज, अब अगर सपोर्ट्स इंजरीज हुई, अब रिहैबिलिटेशन कैसे होगी। देखिए सपोर्ट्स इंजरी रिहैबिलिटेशन इज अ प्रोसेस दैट हेल्प्स एथलीट्स रिकवर फ्रॉम इंजरीज सस्टेन्ड ड्यूरिंग सपोर्ट्स। कोई भी सपोर्ट्स पर्सन हो फॉर एग्जांपल, या फिर इन द फील्ड या फिर ऑन द फील्ड या फिर ऑफ द फील्ड, कोई भी आपकी इंजरीज हो जाए, स्पेशली जो करंट सपोर्ट्स पर्सन होते हैं उनको फिर क्या किया जाता है, रिहैबिलिटेशन में लिया जाता है। रिहैबिलिटेशन एक बेसिकली प्रोसेस होती है जहाँ पे इस एथलीट या फिर इस सपोर्ट्समैन को हेल्प किया जाता है कि ये बेसिकली अपनी इनिशियल स्टेट जैसे ये था उसको इसी इनिशियल स्टेट में लाया जाए। फॉर एग्जांपल ये खिलाड़ी हैं इंडियन क्रिकेट टीम के विकेट कीपर ऋषभ पंत, जिनको आप जानते होंगे। इनका क्या हुआ था, एक डेंजरस या फिर डेडली एक्सीडेंट हुआ, जहाँ पे इन्होंने क्या किया, जहाँ पे इन्होंने मतलब
काफ़ी ज़्यादा, मतलब डेडली एक्सीडेंट था एंड ये सर्वाइव कर गई। एंड किसी को लगता भी नहीं था कि ये फिर से क्रिकेट में आएंगे, क्योंकि इनके काफ़ी बॉडी पार्ट्स, 5-6 बॉडी पार्ट्स जो थे वो ख़तरनाक तरीके से डैमेज्ड थे, स्पेशली इनकी लेग। बट रिहेबिलिटेशन में क्या होता है, रिहेबिलिटेशन में आपको फिजियो या फिर आर्थोपेडिक डॉक्टर वगैरह जो है ये आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। एंड साथ ही में एक मतलब साइकेट्रिस्ट भी आपको दिया जाता है, जो आपको मेंटल जो भी आपके इश्यूज़ होते हैं इस टाइम में, देखिए क्योंकि मेंटल इश्यूज़ कैसे आएंगे आप खुद समझिए कि एक बंदा फॉर एग्जांपल क्रिकेट में इन्वॉल्व है, इसकी परफॉर्मेंस पीक पे है, ये मतलब कंट्री को आगे ले जा रहा है, खुद की कमाई भी अच्छे से कर रहा है, घर की कमाई भी बढ़िया हो रही है, एंड सडनली ये बेसिकली बेड पे आ जाए। एंड मतलब बेड पे जैसे ही बंदा आ जाता है, बेड पे लेट जाता है, वहाँ पे मतलब एक बंदा फ्रस्ट्रेट होता है, फ्रस्ट्रेशन लेवल फील करता है। एंड जितना भी फॉर एग्जांपल मतलब चाहे आप कितने भी स्ट्रांग हो, जब आप इस कंडीशन में आ जाते हो आपको मेंटल इश्यूज आते ही आते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या फिर बाकी भी चीज़ें आपकी सब यहाँ पे क्या होती हैं, सब यहाँ पे डिक्रीज होती हैं। एंड बेसिकली इसी टाइम एक साइकेट्रिस्ट या फिर बेसिकली जो भी साइकोलॉजी के टीचर्स वगैरह होते हैं या फिर कोच वगैरह होते हैं, इनकी भी नीड होती है ताकि ये इस बंदे को गाइड करें। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं रिहैबिलिटेशन। फिर यही रिहैबिलिटेशन इस बंदे को हेल्प करती है या फिर सपोर्ट्स पर्सन को फिर से इनिशियल स्टेट में वापस लाने की। एंड आज कल आप देखते हो फिर से ये गेम में इन्वॉल्व हो गए हैं आफ्टर रिमेनिंग ऑलमोस्ट 2 years अवे फ्रॉम गेम। सो इट शुड बी प्रोसीड अर्ली एज फार एज पॉसिबल आफ्टर एन इंजरी, यानी कि जैसे ही एक बंदे को इंजरी हुई ये हमें क्या करनी है, तुरंत उसकी रिहैबिलिटेशन करनी है। एम्स ऑफ रिहैबिलिटेशन, स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, बैलेंस, इनको क्या करना है, इनको रेस्टोर करना है, स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी एंड बैलेंस को। साथ ही में स्पीड अप करना है रिकवरी को, यानी कि जब भी कोई बंदा रिहैबिलिटेशन में चला जाएगा ये स्पीड अप करेगा इसकी रिकवरी को। अच्छा, तो दिस इज प्रिवेंट टू प्रिवेंट री इंजरी, यानी कि अगर इसको इंजरी हुई है रिहैबिलिटेशन में ये ध्यान रखा जाएगा कि फर्दर फॉर एग्जांपल ये सीढ़ियाँ यहाँ पे चढ़ रहा है, इसकी फर्दर इंजरी ना हो जाए। अच्छा, टू रिड्यूस और रिवर्स इम्पेयरमेंट एंड फंक्शनल लॉस, जो भी बेसिकली इसका लॉस हुआ है, स्पेशली मतलब हेल्थ लॉस या फिर किसी हड्डी को डैमेज हुआ होगा, बून वगैरह को, इनको क्या करना है, इनको बेसिकली क्या करना है, इनको कोप अप करना है। ये है एम्स ऑफ रिहैबिलिटेशन। नाउ टेक्निक्स ऑफ रिहैबिलिटेशन, रिहैबिलिटेशन के दौरान क्या क्या किया जाता है, देखिए इट इंक्लूड्स वेरियस सेट ऑफ एक्सरसाइज, अलग अलग एक्सरसाइज यहाँ पे परफॉर्म की जाती हैं। फिर एक बंदे को वार्म अप किया जाता है, फिर कंडीशनिंग एक्सरसाइज इसकी की जाती है यहाँ पे, यानी कि इसकी बॉडी को बेसिकली हीटअप किया जाता है। फिर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग दी जाती है, मसाज थेरेपीज़ यहाँ पे दी जाती हैं। एंड यहाँ पे बेसिकली प्रॉपर सुपरविजन में ये जो चीज़ें हैं, ये जो बेसिकली सेट ऑफ टेक्निक्स हैं, इनको परफॉर्म किया जाता है। या तो बेसिकली एक फिजियोथेरेपिस्ट होगा या तो एक ऑर्थोपेडिस्ट होगा जिसके सुपरविजन में ये सब काम होंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा रिहैबिलिटेशन क्या है, फर्स्ट एड क्या है, फर्स्ट एड देन रिहैबिलिटेशन। नेक्स्ट है यहाँ पे सपोर्ट्स इंजरी। नाउ देखिए सपोर्ट्स इंजरी की अगर हम बात करें, सपोर्ट्स इंजरी वो इंजरीज होती है जो कि आपको आ जाती है वाइल प्लेइंग दिस सपोर्ट। आप कोई भी गेम खेल रहे थे एंड कोई भी फिजिकल एक्टिविटी आप कर रहे थे, आपको इंजरी हुई। नाउ दीज कैन बी एक्यूट या फिर दीज कैन बी क्रोनिक, या तो एक्यूट होंगी या तो क्रोनिक। एक्यूट में क्या होता है, एक्यूट इंजरीज जो होती है वो सडनली ऑकर करती है, यानी कि एकदम से। फॉर एग्जांपल कोई खिलाड़ी रन कर रहा था, इसने सामने वाले खिलाड़ी को हिट किया, सो इंजरी हुई। या फिर कोई भी खिलाड़ी कैच लेते लेते ग्राउंड पे गिर गया, सो जो जैसे ही वो ग्राउंड पे गिरा उसका हेड या फिर कुछ भी इम्पैक्ट हुआ ग्राउंड के साथ, या फिर वो ट्विस्ट कर गया, उसका एंकल या फिर कुछ भी ट्विस्ट कर गया। सो ये बेसिकली जो इंजरीज होती है जो सडन वे में ऑकर करती हैं, इनको हम बोलते हैं एक्यूट इंजरीज। वाइल क्रोनिक इंजरीज क्या होती है, क्रोनिक इंजरीज जो होती हैं वो ग्रेजुअली डेवलप होती हैं विद टाइम, यानी कि विद टाइम ये ग्रेजुअली डेवलप होती हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा खेलता है, जैसे किसी बंदे में क्रैम्प्स आते हैं, क्रैम्प्स वगैरह जो होते हैं दे आर एक्यूट इंजरीज, यानी कि सडनली आते हैं। एंड फिर जैसे ही मेडिकेशन वगैरह दी जाती है या फिर रेस्ट बॉडी को दिया जाता है वो गायब हो जाते हैं। नाउ कोई ऐसा खिलाड़ी फॉर एग्जांपल जिसका
मतलब यहाँ पे फॉर एग्जांपल लेग इश्यूज़ हैं या फिर आर्म में इश्यूज़ हैं। सो ये जो इश्यूज़ होते हैं ना, ये धीरे धीरे अगर ये कंटिन्यूसली अपनी गेम को करता रहेगा, चलाता रहेगा, या फिर शोल्डर इंजरी किसी को होती है, ये जो इंजरीज होती हैं दीज आर क्रोनिक इंजरीज। क्योंकि अगर आप कंटिन्यूसली वे टाइम खेलते जाओगे, आपको क्या होगी, आप क्रोनिक इंजरी का फिर शिकार हो गए। एंड इसीलिए जो क्रोनिक इंजरीज होती हैं इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। एंड यहाँ पे काफ़ी हाई लेवल की ट्रीटमेंट होती है, रिहैबिलिटेशन में बंदा चला जाता है क्रोनिक इंजरी में। बट एक्यूट इंजरीज जो होती है ये बेसिकली सडन होकर करती हैं, एंड यहाँ पे आपका ट्रीटमेंट भी जल्दी होता है एंड जल्दी आप फील्ड पे आ जाते हो। नाउ दीज इंजरीज occur सडनली, अच्छा, ऑफन ड्यू टू ए सिंगल ट्रॉमेटिक इवेंट लाइक ए फॉल या फिर इम्पैक्ट या फिर ट्विस्टिंग मोमेंट, यानी कि आप गिर गए या फिर किसी के साथ धक्का हुआ या फिर आपका एंकल वगैरह ट्विस्ट हुआ, कुछ भी। इसमें स्प्रेन, स्ट्रेन, फ्रैक्चर, डिसलोकेशन आ जाते हैं, जो हमने पढ़े थे कब, क्लास 11th में। नाउ सिम्टम्स क्या होते हैं एक्यूट इंजरीज के, यानी कि आपको कैसे फील होगा कि एक्यूट इंजरी होगी। सीवियर पेन, स्वेलिंग उस एरिया में, या फिर एक्सट्रीम वीकनेस आपको आएगी आर्म्स या फिर लेग्स में, एंड या फिर आप कोई जॉइंट मूव नहीं कर रहे हो अच्छे से। क्रोनिक इंजरीज की अगर हम बात करें, अभी मैंने आपको बोला जो डेवलप होंगी ग्रेजुअली विथ टाइम। क्यों, अगर आप किसी एक्टिविटी को रिपीटिवली कर रहे हो, बार बार कर रहे हो, बार बार कर रहे हो, सो होगा क्या, आपका जो वो बॉडी पार्ट है वो ओवर यूज़ हो जाएगा। एंड एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको क्या होगी, क्रोनिक इंजरी। इसमें टेंडिनाइट्स हो गया या फिर सिट्रस फ्रैक्चर हो गया या फिर मसल फ्रैक्चर हो गया हमारे पास, ये चीज़ें इसमें आती हैं। अच्छा, नाउ सो मेनली इसमें क्या आते हैं, फ्रैक्चर्स यहाँ पे। नाउ वेरियस सिम्टम्स की अगर हम बात करें, इसमें स्टिफनेस आपको फील होगी आपके बॉडी पार्ट्स को, या फिर टेंडरनेस, यानी कि जैसे ही कोई आपको छुएगा आपको पेन होना, मतलब जैसे ही बाय लाइट टच, कोई आपको लाइट टच भी करे आपको काफ़ी ज़्यादा पेन फील होगी, साथ ही में स्वेलिंग भी होगी। सो दीज आर सपोर्ट्स इंजरीज। नाउ हाउ टू प्रिवेंट सपोर्ट्स रिलेटेड इंजरीज, आप कैसे प्रिवेंट कर सकते हो सपोर्ट्स रिलेटेड इंजरी। यहाँ पे आपको बेसिकली प्रिकॉशंस या फिर टिप्स फॉलो करनी होंगी। पहली, देयर शुड बी प्रॉपर वार्म अप डन बिफोर एनी एक्सरसाइज या फिर एनी सपोर्ट्स एक्टिविटी, एंड प्रॉपर लिम्बरिंग डाउन, यानी कि आप प्रॉपर वार्म अप करें अपनी बॉडी को किसी भी सपोर्ट्स में या फिर किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म करने से पहले। एंड साथ ही में जब आपने वो एक्टिविटी की डन, अच्छा, अब आप क्या करो, अपनी बॉडी को कूल डाउन करो। सो दिस इज़ द मेन बेसिकली या फिर मेन स्टेप जिससे आप प्रिवेंट कर सकते हो कोई भी एक्टिविटी, कोई भी। फॉर एग्जांपल आप जिम जाओ, आपको पहले वार्म अप करना होगा, एंड जब आप जिम से आओ आप सडनली ब्रेक ना लो, आप जो लाइट एक्सरसाइज है वो परफॉर्म करो, यानी कि सिंपल विदाउट वेट आप एक्सरसाइज परफॉर्म करो, ताकि आपकी बॉडी जो है नॉर्मल वे में आ जाए। फिर ऑल नेसेसरी एंड मैंडेटरी इक्विपमेंट्स, यानी कि आप क्या करो, आप वाइल प्लेइंग दिस सपोर्ट, फॉर एग्जांपल किसी खिलाड़ी ने हेलमेट नहीं पहना है या फिर ग्लव्स या फिर कुछ और नहीं पहना है, आर्म गार्ड नहीं पहना है, सो जितने भी मैंडेटरी या फिर नेसेसरी इक्विपमेंट्स हैं वो आपको बेसिकली क्या करने हैं, वो आपको पहन के जाने हैं या फिर यूज़ करने हैं। फिर प्रॉपर कोचिंग शुड बी डन वाइल परफॉर्मिंग एज सपोर्ट्स या फिर इवेंट, आपके पास प्रॉपर कोचिंग या फिर प्रॉपर गाइडेंस होनी चाहिए। अच्छा, बॉडी को आपको क्या देना है, प्रॉपर रेस्ट देना है, यानी कि ऐसा नहीं कि आप खेलते जा रहे हो, आपको प्रॉपर रेस्ट देना है। यानी कि ये सब चीज़ें जो है ये सपोर्ट्स रिलेटेड इंजरीज़ को प्रिवेंट कर सकती हैं। यानी कि आपको बेसिकली ब्रेक लेना है, फॉर एग्जांपल क्रिकेट से आपको ब्रेक लेना है, इसलिए जो क्रिकेट मैच होते हैं उनमें मिनिमम 1 दिन का गैप तो दिया जाता है, या फिर कोई भी सपोर्ट होता है वहाँ पे बेसिकली मिनिमम 1 दिन का गैप तो दिया जाता है बेसिकली, ताकि जो सपोर्ट्स पर्सन है उनको रेस्ट वगैरह मिले। फिर दी बॉडी शुड बी केप्ट वेल हाइड्रेटेड बिफोर, ज्यूरिंग एंड आफ्टर दी गेम। एंड साथ ही में जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है बेसिकली वाटर लेवल बॉडी के अंदर, वो आपको मेंटेन करके रखनी है बिफोर प्लेइंग दिस सपोर्ट, वाइल प्लेइंग दिस सपोर्ट, या फिर आफ्टर। सो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। जब आप इन चीज़ों का ध्यान रखोगे इंजरी के चांसेस काफ़ी कम है। इंजरीज तो होती ही हैं बट इंजरी के चांसेस काफ़ी कम है। नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे हीट रिलेटेड इलनेस। हीट रिलेटेड इलनेस की अगर हम बात करें, अच्छा, हीट रिलेटेड इलनेस में क्या होता है, ये एक सीरियस मेडिकल कंडीशन होती है। अच्छा, किसके कारण, यहाँ पे बॉडी जो हमारे पास होती है इसकी इनएबिलिटी होती है कि ये बेसिकली क्या कर पाए, जो हीट है, जो भी सन से हीट आ रही है, रेडिएशंस आ रही है, उनको क्या कर पाए, उनको रेजिस्ट कर पाए। यानी कि यहाँ पे हमारी बॉडी जो वो फेल हो जाती है इन एक्सट्रीम हीट, इन एक्सट्रीम हीट। एंड हम अलग अलग चीज़ें, फॉर एग्जांपल हमें डिहाइड्रेशन हो सकती है या फिर हीट स्ट्रोक आ सकता है। सो ये बेसिकली क्या है, हीट रिलेटेड इलनेस। सो डिहाइड्रेशन, हीट स्ट्रोक, हीट क्रैम्प्स आपको आ सकते हैं, या फिर कामा, यहाँ पे कामा आपको सनबर्न्स भी हो सकते हैं। सो ये हमारे पास है हीट रिलेटेड इलनेस।
नाउ प्रिवेंशन की अगर हम बात करें, प्रिवेंशन में आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है कि अगर आपको हीट रिलेटेड इलनेस को प्रिवेंट करना है, पहली बात सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आपको राइट अमाउंट ऑफ फ्लूइड्स लेना है, यानी कि आपकी बॉडी में कितने ml ऑफ वाटर होना चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना है। ये आपको आपका जो बेसिकली डॉक्टर होता है, यानी कि जो फिजियोथेरेपिस्ट वट जो भी डॉक्टर होता है एक टीम का, एक सपोर्ट्स पर्सन का, वो आपको सजेस्ट करेगा, या फिर आपका डाइटिस्ट आपको क्या करेगा यहाँ पे सजेस्ट करेगा, या फिर न्यूट्रिनिस्ट। अच्छा, फिर बाय रिप्लेसिंग द लॉस्ट इलेक्ट्रोलाइट्स विथ साल्टी फूड, साल्टी सपोर्ट्स ड्रिंक, यानी कि जब आप सपोर्ट्स एक्टिविटी करते हो आपको स्वेटिंग होती है काफ़ी ज़्यादा बॉडी पार्ट्स में, सो बेसिकली आपके इलेक्ट्रोलाइट्स लॉस हो जाते हैं। सो आप साल्टी फूड खाओ, एंड स्पेशली आप देखते हो जब भी 16 ओवर्स के बाद वनडे क्रिकेट की अगर मैं बात करूँ, वहाँ पे ब्रेक लग जाता है, वहाँ पे ड्रिंक्स लाए जाते हैं, एंड वो जो ड्रिंक्स होते हैं बेसिकली एक तो वो हॉट वाटर होता है, बट साथ ही में उसमें क्या मिलाया जाता है, उसमें साल्ट्स मिलाए जाते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होती है। वो जो खिलाड़ी होते हैं वो कोई जूस वगैरह नहीं पीते हैं, वो साल्टी सपोर्ट्स ड्रिंक्स को क्या करते हैं वहाँ पे पीते हैं। फिर बाय वियरिंग लाइट वेट क्लोथ्स, आप लाइट वेट क्लोथ्स या फिर लाइट कलर्ड, स्पेशली जो वाइट कलर है वो जनरली पहना जाता है स्पेशली हीट वगैरह में, या फिर लूज फिटिंग क्लोथ्स आप पहनो। अच्छा, फॉर एग्जांपल अगर सन बर्न्स हो रहे हैं उसके लिए सनस्क्रीन आप लगाएं, या फिर कोई भी मॉइस्चराइज़र आप यूज़ कर सकते हैं। एंड साथ ही में बिफोर गोइंग इनटू दी सपोर्ट्स एक्टिविटी आप हॉट फूड्स को अवॉइड करो, हैवी फूड्स को अवॉइड करो, एंड साथ ही में अल्कोहल को अवॉइड करो। ये हैं कुछ यहाँ पे प्रिवेंशंस जो कि आप ले सकते हो वाइल प्लेइंग द सपोर्ट, या फिर गोइंग इनटू सपोर्ट, या फिर आफ्टर द सपोर्ट। इन चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है ताकि आप हीट रिलेटेड इलनेस से बच जाए। समझ में आ रहा होगा, बेसिक चीज़ें हैं, कोई हाई लेवल की स्टडी नहीं है। नाउ डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन की अगर हम बात करें, इट इज़ द लॉस ऑफ बॉडीज फ्लूइड काज्ड बाई इलनेस, स्वेटिंग, या फिर इनएडिकेट इनटेक ऑफ फ्लूइड। सो डिहाइड्रेशन सिंपली क्या होता है, आपकी बॉडी से क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है वाटर का, या फिर जो भी इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे पास होते हैं उनका लॉस हो जाता है इन दी फॉर्म ऑफ स्वेटिंग। ये चीज़ें हो सकती है हमें, एंड बेसिकली अगर आपने क्या किया होगा, आपने राइट अमाउंट या फिर जितना आपको चाहिए आपकी बॉडी को फ्लूइड उतना आपने नहीं लिया होगा, सो उस केस में आपको क्या होगी, डिहाइड्रेशन होगी। अच्छा, डिहाइड्रेशन के कारण क्या होता है, जो सपोर्ट्स परफॉर्मेंस होती है उसमें रिडक्शन आता है, यानी कि आपकी एफिशिएंसी जो है वो घट जाती है। इस केस में आप एफिशिएंटली सपोर्ट्स में परफॉर्म ही नहीं कर पाते हो। डिहाइड्रेशन कैन कंट्रीब्यूट टू लाइफ थ्रेटनिंग इलनेस लाइक हीट स्ट्रोक। इवन अगर ज़्यादा आप डिहाइड्रेट हुए आपको हीट स्ट्रोक भी आ सकता है। नाउ टाइप्स ऑफ डिहाइड्रेशन की अगर हम बात करें, ध्यान दीजिए, टाइप्स ऑफ डिहाइड्रेशन हमारे पास 3 टाइप के हैं, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक। नाउ ध्यान दीजिए, दिस इज बेसिकली ऑन द बेस ऑफ फ्लूइड लॉस्ट, यानी कि आपने किस टाइप का फ्लूइड लॉस्ट किया है, आपने इलेक्ट्रोलाइट्स लॉस्ट किए या फिर आपने सिंपल वाटर लॉस्ट किया है, एंड कितना किया है। देखिए, हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन की अगर हम बात करें, इट इज़ लॉस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स पर्टिकुलरली सोडियम। सो हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन जो होती है इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स का लॉस होता है, पर्टिकुलरली कौन सा इलेक्ट्रोलाइट, हमारी बॉडी से सोडियम। अच्छा, हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक में क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर। सो हाइपोटोनिक में लॉस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट यानी कि सोडियम। अच्छा, हाइपरटोनिक में लॉस ऑफ वाटर। नाउ यहाँ पे सोडियम तो लॉस हुआ, देयरफॉर इन दिस टाइप ऑफ डिहाइड्रेशन, इन दिस टाइप ऑफ डिहाइड्रेशन रिजल्ट्स इन डिक्रीज्ड सोडियम कंसनट्रेशन, क्योंकि आपकी बॉडी से क्या होगा, आपकी बॉडी से सोडियम कम हुआ, सो सोडियम कम, वाटर आपकी बॉडी में ज़्यादा होगा, सो इस केस में वाटर ज़्यादा, सोडियम कम। अच्छा, फिर जो हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन होती है इसमें वाटर आपकी बॉडी से लॉस हो जाता है। जब आपकी बॉडी से वाटर लॉस हुआ, सो इस केस में सोडियम आपकी बॉडी में ज़्यादा होगा एंड वाटर कम होगा, सो इट रिजल्ट्स इन इंक्रीज्ड सोडियम कंसनट्रेशन। ये चीज़ें आपको सिंपली याद रखनी है। एंड इस केस में जो आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन होती है, यहाँ पे आपको दोनों में लॉस हो जाता है, सोडियम एंड वाटर लेवल्स में, एंड ओवरऑल कंसनट्रेशन जो होती है वाटर की एंड सोडियम की आपकी बॉडी में बेसिकली इक्वल रहती है, क्योंकि आपका इक्वल लॉस हो जाता है। समझ में आया होगा। सो इस केस में बेसिकली जो सोडियम है उसका लॉस ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू वाटर। यहाँ पे बेसिकली जो वाटर होता है उसका लॉस जो होता है वो ज़्यादा होता है। एंड इस केस में अगर कंसंट्रेशन की हम बात करें, कंसंट्रेशन, ये तो ऊपर मैंने लॉस बोला था, कंसंट्रेशन की अगर हम बात करें, कंसंट्रेशन यहाँ पे क्या होगी, वाटर की कंसंट्रेशन बॉडी में ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू सोडियम, बट लॉस किसका होगा ज़्यादा, सोडियम का। ये है टाइप्स ऑफ डिहाइड्रेशन, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक।
नाउ काजेस ऑफ डिहाइड्रेशन एंड प्रिवेंशन ऑफ डिहाइड्रेशन। देखिए डिहाइड्रेशन के क्या क्या काज हमारे पास हैं। इट मे बी काज्ड बाय इलनेस, यानी कि आप बीमार हो, या फिर आपको ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है, या फिर यूरिनेटिंग के कारण, या फिर आपने अल्कोहल वगैरह पिया है, या फिर आपकी बॉडी में जो राइट अमाउंट ऑफ फ्लूइड, या फिर जितना आपको अमाउंट ऑफ फ्लूइड चाहिए उतना नहीं है। सो ये है काज ऑफ डिहाइड्रेशन। फिर प्रिवेंशन ऑफ डिहाइड्रेशन। आप डिहाइड्रेशन को कैसे प्रिवेंट करो? सिंपली आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है? प्रॉपर हाइड्रेशन शुड बी डन, यानी कि आपको प्रॉपर पानी पीना है। जैसे यहाँ पे आपको एग्जांपल भी दिख रही है कि ये बंदा पूरी पानी की टैंक पिए जा रहा है। सो आप क्या रहोगे? हाइड्रेटेड रहोगे। सो प्रॉपर हाइड्रेशन शुड बी डन बिफोर एंड आफ्टर द एक्सरसाइज, एक्सरसाइज से पहले एंड आफ्टर दैट। अच्छा, ईटिंग वाटर रिच फूड्स, आप वो फूड्स लो जिनमें आपको काफ़ी ज़्यादा वाटर मिले। साथ ही में अवॉइड ड्रिंक्स, आप ड्रिंक्स को अवॉइड करो, कोई भी कोल्ड ड्रिंक क्योंकि हर एक कोल्ड ड्रिंक में आप देखते हो आजकल काफ़ी जो शुगर कंटेंट होता है वो काफ़ी हाई अमाउंट में होता है। एंड साथ ही में जो अल्कोहल्स वगैरह हैं इनको भी आप अवॉइड करें। सो दिस इज़ हाउ यू कैन प्रिवेंट डिहाइड्रेशन। सिंपल सी चीज़ें हैं, कॉमन सेंस है, कोई हाई लेवल की स्टडी नहीं है। एंड आप अपना जो कंसंट्रेशन लेवल है वो यहीं पे रखें। नाउ हीट स्ट्रोक की अगर हम बात करें, नेक्स्ट है हीट स्ट्रोक। डिहाइड्रेशन हो गया, नाउ हीट स्ट्रोक। हीट स्ट्रोक अगेन है सीरियस मेडिकल इमरजेंसी, जहाँ पे क्या होता है, इन विच बॉडीज कूलिंग सिस्टम स्टॉप्स वर्किंग एंड कोर टेम्परेचर कैन राइज टू डेंजरस लेवल्स, यानी कि जो बॉडी का कूलिंग सिस्टम होता है हमारे अंदर वो वर्क करना बंद कर जाता है। एंड जो कोर टेम्परेचर होगा हमारी बॉडी का वो डेंजरस लेवल्स को राइज करेगा। एंड होगा क्या, आप यहाँ पे बेसिकली क्या हो सकते हो, आप सडनली यहाँ पे बेहोश भी हो सकते हो हीट स्ट्रोक में। सो एथलीट सफर एट स्लाइटली डिफरेंट टाइप ऑफ हीट स्ट्रोक। जो एथलीट्स होते हैं वो एक अलग टाइप का हीट स्ट्रोक क्या करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, जिसको एक्सर्शनल हीट स्ट्रोक बोला जाता है। एंड यहाँ पे क्या होता है, इन विच विक्टिम कंटिन्यूज टू स्वेट डिस्पाइट द इंक्रीज्ड कोर टेम्परेचर, यानी कि यहाँ पे कंटिन्यूसली आपकी जो स्वेटिंग है वो होती जाती है। एंड यहाँ पे जो स्वेटिंग है एक कंटिन्यूस मैनर में ओकर करती है। एंड उसका स्टॉपेज यहाँ पे मुश्किल हो जाता है, किसमें, जब एक सपोर्ट्स पर्सन को हीट स्ट्रोक आ जाए, या फिर जिसको हम बोलते हैं एक्सर्शनल हीट स्ट्रोक। नाउ इसके काज क्या क्या है, देखिए सिंपल सा काज है, एक्सट्रीम हीट में आप क्या कर रहे हो, एक्सट्रीम हीट में आप एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहे हो, या फिर आपको एक्सेस डिहाइड्रेशन हुई, या फिर आपको कोई भी क्रोनिक इलनेस हो, तब आप क्या एक्सपीरियंस कर सकते हो, तब आपको हीट स्ट्रोक आ सकता है। सो एक्सट्रीम एक्सपोजर टू हीट, फिर एक्सेसिव डिहाइड्रेशन आपको हुई, आपकी बॉडी में कम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट या फिर वाटर है, एंड या फिर आपको बाय बर्थ या फिर आप किसी भी क्रोनिक इलनेस में इन्वॉल्व हो, तब आपको हीट स्ट्रोक आ सकता है। इसीलिए जो फिजिकल फिटनेस होती है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है सपोर्ट्स में। प्रिवेंशन बाय ड्रिंकिंग प्रॉपर अमाउंट ऑफ फ्लूइड, आप प्रॉपर अमाउंट ऑफ फ्लूइड लीजिए, वियरिंग लाइट वेट लूज क्लोथ्स एंड सनस्क्रीन वगैरह आप यूज़ कर सकते हो, ताकि आप क्या करो, हीट स्ट्रोक को क्या करो, प्रिवेंट करो। नाउ नेक्स्ट इज हमारे पास एक्सरसाइज इंड्यूस्ड एस्मा। नाउ एक्सरसाइज इंड्यूस्ड एस्मा की अगर हम बात करें, जिसको पहले अस्थमा भी बोला जाता है, नाउ इसको सिंपली एस्मा बोला जाता है। अंग्रेजी को आप मारिए गोली, आप ध्यान रखिए। नाउ देखिए, इट इज़ ए फॉर्म ऑफ एस्मा काज्ड ट्रिगर्ड बाय फिजिकल एक्टिविटी, यानी कि ये एक टाइप का वो अस्थमा है जो बेसिकली फिजिकल एक्टिविटी के कारण आ जाता है। कौन? इन EIA आप इसको बोल सकते हो, एक्सरसाइज इंड्यूस्ड एस्मा, यानी कि ये एस्मा वो होता है जो किन को होता है, ये बेसिकली जो फिजिकल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं। इट रिजल्ट्स इन इन्फ्लेमेशन एंड सेंसिटिविटी ऑफ लंग्स एयरवेज, यानी कि ये बेसिकली किन को इम्पैक्ट करता है, ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जाएगा, ये किन को इम्पैक्ट करता है, लंग्स को बेसिकली क्या करता है, इम्पैक्ट करता है। अच्छा, विच में स्पास्म और कंस्ट्रिक्ट, यानी कि लंग्स जो हो सकती हैं या तो उनमें आपको स्पैस्मिंग दिखेगी या फिर उनकी कंस्ट्रिक्शन दिखेगी इस केस में। सो सिंपली ये इम्पैक्ट करता है किनको, ये इम्पैक्ट करता है लंग्स को। एंड आपको इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन में क्या हो सकती है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है इनहेल करने में या फिर एक्सहेल करने में। अच्छा, इट इज़ मोर कॉमन व्हेन वेदर इज कोल्ड एंड ड्राई, यानी कि स्पेशली कोल्ड ड्राई वेदर, यानी कि एक तो ठंडा है या फिर साथ ही में ड्राई। जैसे अगर हम कश्मीर की बात करें फॉर एग्जांपल, नवंबर में जैसा जैसा यहाँ पे वेदर होता है, या फिर दिसंबर में जब बेसिकली बर्फ़ नहीं होती है, तब उस टाइम जो आप बेसिकली
वो जो वेदर कंडीशंस होती हैं उन्हीं को हम बोलते हैं कोल्ड एंड ड्राई वेदर। यानी कि होना क्या चाहिए था, बारिशें होनी चाहिए थी या फिर स्नोफॉल होना चाहिए था, बट वो नहीं हो रहा है। हो क्या रहा है, कोल्ड ड्राई वेदर मेंटेन हो रहा है। सो उन वेदर कंडीशंस में ज़्यादा चांसेस होते हैं कि अगर आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो आपको EIA हो सकता है। अच्छा, और दी लेवल ऑफ पोल्यूशन, या फिर अगर पोल्यूशन लेवल ईयर में काफ़ी ज़्यादा हाई है, ईयर क्वालिटी इंडेक्स काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, तब आपको ये चीज़ें हो सकती है। या फिर एलर्जेंस इन दी ईयर इज़ हाई, जो एलर्जेंस है, या फिर फॉर एग्जांपल जो पोलन ग्रेन्स वगैरह वगैरह होते हैं उनसे भी एलर्जी किसी भी बंदे को हो सकती है। एंड इनसे भी अगर ये ईयर में काफ़ी ज़्यादा हाई होंगे सो उस बंदे को क्या हो सकता है, EIA यानी कि एक्सरसाइज इंड्यूस्ड एस्थमा। नाउ प्रिवेंशन क्या है, प्रिवेंशन की अगर हम बात करें, देखिए इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय डूइंग प्रॉपर वार्म अप बिफोर एक्सरसाइज, प्रॉपर कूलिंग डाउन आफ्टर एक्सरसाइज, यानी कि पहला ही आपको प्रॉपर वार्म अप लेना है एंड जैसे ही आपने एक्सरसाइज फिनिश की आपको प्रॉपर कूल डाउन करना है बॉडी को। या फिर यूजिंग अ मास्क इन कोल्ड ड्राई वेदर, अगर आपके एरिया में कोल्ड ड्राई वेदर कंडीशंस हैं आप क्या करें, आप एक मास्क का यूज़ करें या फिर आप एक स्कार्फ का यूज़ करें ताकि आप जो अपना मुंह है या फिर अपनी नोज़ है उसको ढकें। नेक्स्ट इज टेंडिनाइट्स। नाउ टेंडिनाइट्स की अगर हम बात करें, टेंडिनाइट्स बेसिकली क्या है, बेसिकली इन्फ्लेमेशन होती है जो हमारे टेंडन्स होते हैं, हमारी बॉडी के टेंडन्स क्या है, कनेक्टिव टिश्यू जो कि बेसिकली कनेक्ट करते हैं किनको, मसल्स एंड बोन्स को। सो इनमें क्या हो जाती है, इनमें बेसिकली इन्फ्लेमेशन हो जाती है या फिर सूजन हो जाती है, इसी को हम बोलते हैं टेंडिनाइट्स। क्या हम बोलते हैं, टेंडिनाइट्स। नाउ टेंडोनाइट्स इसको बेसिकली नहीं पढ़ा जाता है, इट इज़ टेंडिनाइट्स। नाउ इट इज़ कास्ड बाय रिपीटेटिव एक्टिविटीज़ और ओवर यूज ऑफ या फिर आपने ओवर यूज़ किया किसको, सॉफ्ट टिश्यूज़ को। देखिए फॉर एग्जांपल जो आपकी मसल्स वगैरह हैं इनको आपने क्या किया, इनको आपने या फिर आपका जो सॉफ्ट टिश्यू है इनको आपने ओवर यूज़ किया, या फिर आपने रिपीटेटिवली एक एक्टिविटी परफॉर्म की, आपने प्रॉपर रेस्ट लिया ही नहीं, इन बिटवीन आपको रेस्ट लेना चाहिए था, आपने लिया ही नहीं, सो आपको टेंडिनाइटिस हो सकता है। अच्छा, इट कैन काज डीप एंड नैगिंग पेन, यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा डीप पेन हो सकती है, यानी कि आप हाई एक्सट्रीम पेन यहाँ पे फील कर सकते हो। कहाँ कहाँ पे हो सकती है, एल्बो में, नी में, शोल्डर में एंड हिप्स वगैरह में ये ओकर कर सकते हैं टेंडिनाइटिस। नाउ प्रिवेंशन क्या है, इट इज़ ट्रीटेड बाय गिविंग प्रॉपर रेस्ट। देखिए क्योंकि यहाँ पे इसका जो काज है दैट इज़ रिपीटेटिव एक्टिविटी या फिर ओवर यूज़, आप बॉडी को ओवर यूज़ कर रहे हो, सो आपको क्या करना पड़ेगा, बॉडी को प्रॉपर रेस्ट देना पड़ेगा। एंड रिड्यूसिंग द इंटेंसिटी या फिर ड्यूरेशन या फिर फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरसाइज, आपको इंटेंसिटी रिड्यूस करनी पड़ेगी, यानी कि आपको हाई लेवल इंटेंसिटी वाली एक्सरसाइज परफॉर्म नहीं करनी है, उसकी इंटेंसिटी आपको कम करनी है, फिर धीरे धीरे आप बढ़ा सकते हैं। अच्छा, आइसिंग द इंजरी कैन आल्सो रिड्यूस इन फ्लेमेशन, आप यहाँ पे इसको आइसिंग भी कर सकते हो ताकि जो आपकी इन्फ्लेमेशन है वो गायब हो जाए। नेक्स्ट एंड लास्ट ईयर इज सिट्रस फ्रैक्चर। नाउ सिट्रस फ्रैक्चर की अगर हम बात करें, जो सिट्रस फ्रैक्चर होता है अगेन ये एक मेडिकल कंडीशन होती है जहाँ पे या तो पार्शल या फिर कंप्लीट ब्रेक हो सकता है किसमें, कंटिन्यूटी ऑफ बोन में, यानी कि एक बोन है उसकी जो कंटिन्यूटी है वो यहाँ पे ब्रेक हुई, यानी कि बोन में क्या होगी, बेसिकली आपको इंजरी होगी, या तो पार्शली या तो कंप्लीट ब्रेकअप हो सकता है एक बोन का। अच्छा, सिट्रस फ्रैक्चर इज काज्ड बाय रिपीटेड और ओवर यूज ऑफ बोन, अगेन वही केस जो आपको ऊपर दिख रहा था, यहाँ पे आप एक बोन को कंटिन्यूसली क्या कर रहे हो, या वहाँ पे आप सॉफ्ट टिश्यू को कंटिन्यूसली यूज़ कर रहे थे, यहाँ पे आप बोन को क्या करते हो, कंटिन्यूसली ओवर यूज़ कर रहे हो। इट इज़ आल्सो नोन एज फैटीग फ्रैक्चर। फैटीग मतलब फॉर एग्जांपल आप बार बार कर रहे हो, आप बार बार कोई चीज़ कर रहे हो, एक टाइम ऐसा आएगा आप क्या फील करोगे, आप फैटीग या फिर बेसिकली थकावट जिसको हम इन शॉर्ट बोलते हैं, आप वो चीज़ क्या करोगे यहाँ पे फील करोगे। अच्छा, इन विच द मसल्स बिकम ओवरलोडेड एंड ट्रांसफर स्ट्रेस टू दी बोन, यानी कि जो मसल्स हैं आपकी, जो सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं आपके, वो फॉर एग्जांपल आपने रिपीटेडली एक एक्सरसाइज की, आपके जो मसल्स हैं उन्होंने लोड लेना आप बंद किया, जो लोड होगा वो डायरेक्ट आएगा किसके ऊपर, वो हड्डियों के ऊपर आएगा, यानी कि बोन्स के ऊपर आएगा, एंड इन बोन्स में स्ट्रेसिंग होगी एंड इवन इनका यहाँ पे ब्रेकअप भी हो सकता है। सो इसी चीज़ को हम बोलते हैं फ्रैक्चर। अच्छा, इट कैन ओकर इन मैनी बोन्स ऑफ द बॉडी इंक्लूडिंग फीट या फिर हिप बोन्स या फिर रिब्स, यहाँ पे क्या हो सकती है, फ्रैक्चर। नाउ साइन एंड सिम्पटम्स की अगर हम बात करें, देखिए द पेन स्टार्ट्स एंड गेट्स वर्स ड्यूरिंग फिजिकल एक्टिविटी, यानी कि जैसे ही पेन स्टार्ट हुई, जितना फॉर एग्जांपल आपने 2 मिनट फिजिकल एक्टिविटी की, अब टाइम जितना बढ़ता जा रहा है, जो आपकी
यहाँ पे पेन है वो आपको वर्सन हो रही है, यानी कि वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। यानी कि फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ ग्रैप, दिस इज़ टाइम, दिस इज़ पेन, आपकी जो पेन है वो बढ़ती जाएगी विथ टाइम। अच्छा, नेक्स्ट, द पेन इज़ मोर नोटिसेबल ड्यूरिंग रेस्टिंग, एंड जैसे ही फिर आप रेस्ट लेते हो आपको और ज़्यादा पेन फील होती है। फिर टेंडरनेस ओकर्स इवन ऑन लाइट टचिंग, यानी कि जैसे ही आपको यहाँ पे कोई बंदा टच करेगा आपको इतनी पेन फील होगी कि आप उसको बोलोगे कि भाई साहब मुझे टच ही मत करो, मेरे पास ही मत आओ। सो दिस इज़ बेसिकली यहाँ पे कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपका फ्रैक्चर हुआ है। प्रिवेंशन, स्टार्ट दी एक्सरसाइज स्लोली एंड देन इंक्रीज दी इंटेंसिटी, यानी कि कोई भी एक्सरसाइज आप अगर कर रहे हो पहले उसकी इंटेंसिटी को लो रखो, लो फिर थोड़ा हाई, फिर हाई, एंड एक टाइम आएगा जब आप हाई लेवल पे पहुंच जाओगे। सो आपको इंटेंसिटी को धीरे धीरे क्या करना है, स्पीड अप करना है। अच्छा, बाय ईटिंग प्रॉपर डाइट दैट इज़ रिच इन कैल्शियम एंड विटामिन डी, आपको विटामिन डी लेना पड़ेगा हड्डियों के लिए, या फिर कैल्शियम इन रिच फूड्स आपको लेने पड़ेंगे। फिर बाय वियरिंग प्रॉपर शूज़ एंड रिप्लेसिंग शूज़ व्हेन नीडेड, क्योंकि इसके चांसेस ज़्यादा कहाँ पे होते हैं, फीट वगैरह में होते हैं। सो आपको प्रॉपर शूज़ पहनने होंगे, एंड जो शूज़ होते हैं उनको प्रॉपर टाइम पे आपको क्या करना पड़ेगा, रिप्लेस भी करना पड़ेगा। सो आई होप आपको ये यूनिट भी समझ में आया होगा, काफ़ी सिंपल सा यूनिट था, एंड बेसिकली ये लॉजिकल यूनिट था, एंड ये आपको समझ में आया होगा। नाउ अगर आपको फॉर एग्जांपल आप डायरेक्ट इस वीडियो पे आए होंगे, जो चैनल पे नया आया होगा, सो वो क्या करेगा, डायरेक्ट इस वाली प्लेलिस्ट में जाएं हमारी चैनल के ऊपर, यहाँ पे आपको पूरा फिजिकल एजुकेशन का कोर्स मिलेगा क्लास 12 का। एंड जैसे ही आप एग्ज़ाम अपना दे के आए, जैसे ही आपका एग्ज़ाम ख़त्म होगा बोर्ड का, आप क्या करें, आप अपना रिव्यू दें, किस में, जो आपका पहला यूनिट है, पहले यूनिट में आप अपना रिव्यू देंगे। एंड आई विल बी वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ़ यू जो यहाँ तक आ चुके हैं। जो फिजिकल फिटनेस डे 1 वाला वीडियो है, इसके कमेंट सेक्शन में आप अपना रिव्यू दें कि आपका पेपर कैसा हुआ एंड आपको यहाँ से पढ़ के कैसा लगा। थैंक यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक।